हेलो एवरीवन, वेलकम टू examtotal.com। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हमने पार्ट 1 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की थी, जिसमें हमने एक मॉडल को भी डिस्कस किया, दैट वाज द थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था और रिजल्ट में निकाला था दैट एटम्स दे आर न्यूट्रल। लेकिन जब फर्दर साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने देखा कि ये जो रिजल्ट निकला है दैट एटम्स आर न्यूट्रल, ये एक्सप्लेन नहीं होता जो एक्सपेरिमेंट्स वेरियस साइंटिस्ट ने किए उसके थ्रू। जैसे कि हम फर्दर कुछ मॉडल में देखेंगे फर्दर, उसमें जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया। इसमें उसने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को कोलाइड कराया थिन गोल्ड फॉयल से। अल्फा पार्टिकल्स दे वर मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉयल। अब ये थिन गोल्ड फॉयल ही क्यों यूज की? क्योंकि रदरफोर्ड चाहते थे कि पतली से पतली, थिन से थिन लेयर जो है वो गोल्ड फॉयल की वो यूज कर सकें। एंड इट वॉज पॉसिबल विद द गोल्ड फॉयल, जिसमें कि थिन लेयर वो यूज कर सकते थे जिस पर अल्फा पार्टिकल्स दे वर कोलाइडेड। रदरफोर्ड चाहते थे कि वो देखें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एटम में, एंड इसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये जो थिन लेयर उन्होंने गोल्ड फॉयल की ली, इट वाज अराउंड 1000 एटम्स थिक। इतनी थिन थी ये। हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है, एटम्स दे आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, तो 1000 एटम्स ही हो जाए, लेकिन ये लेयर बहुत थिन होती है। एंड व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स दे आर डबली चार्ज्ड, टू चार्ज, दे आर डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस। हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। पीछे एक चार्ट था जिसको हमने कहा था बार बार कि प्लीज रिवाइज इट। अगर आपको नहीं पता, प्लीज गो एंड रिवाइज दोज वीडियोस जहां पे हमने वेरियस एटम्स की बात की है। तो हाइड्रोजन हीलियम जो होता है ये डबली चार्ज्ड होता है विद एटॉमिक नंबर 2, एंड दिस अल्फा पार्टिकल्स, these alpha particles, they were made to fall on thin gold foil. After this, अल्फा पार्टिकल्स की मास, बिकॉज हीलियम का मास है 4u यूनिफाइड मास, सो दे हैव अ मास ऑफ 4u। इतने मास के साथ अल्फा पार्टिकल्स में बहुत एनर्जी होती है, दे हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स होंगे ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। जो एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि एटम जिन जिन पार्टिकल से बना होगा उनसे ये एटम्स जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे जिसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अभी तक 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने जाना है। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इज प्रोटॉन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। तो इन दोनों को जानते हुए रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये काफी हैवियर है देन द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स से तो ये बहुत हैवियर है। सो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इनमें लार्ज डिफ्लेक्शंस होंगे। अब कैसे क्या है, अगर आप सोचो कि एक हल्की चीज और एक भारी चीज आपस में कोलाइड करेगी तो क्या भारी चीज जो होगी वो बहुत ज्यादा उड़ के कहीं जाएगी? नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल्स तो बहुत हैवियर है, तो इतना ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये रदरफोर्ड ने सोचा था। बट आगे हम देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेशन रदरफोर्ड को थी थ्रू दिस मॉडल कि ये रिजल्ट आ सकते हैं, उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में से, हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उसमें मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंट डायग्राम हियर। ये गोल्ड फॉयल है जैसे, तो इट इज अराउंड 1000 एटम थिक। यहाँ पे 2 लेयर्स ली है तो ऐसे ही 1000 एटम्स थिक है। गोल्ड न्यूक्लियस है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गए, पहले हम एक्सपेरिमेंट में ही देख लेते हैं इस फिगर के थ्रू ही कि जब अल्फा पार्टिकल्स दे वर मेड टू फॉल ऑन दिस एटम्स, दीज एटम्स, तो
नंबर 1 अगर हम यहाँ देखें, कुछ जो थे वो एकदम डिफ्लेक्ट हो गए, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं और यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ वो एकदम निकल गई एटम्स के थ्रू, सीधा पास कर गई, और कुछ एकदम रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सो हम फर्दर देखें क्या ऑब्जर्वेशन रहे थे। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स दे असेस स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉइल, जो एकदम पास कर गई थी। एंड नंबर 2, कुछ जो अल्फा पार्टिकल दे वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, छोटे एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुई। एंड कुछ जो अराउंड 12,000 पार्टिकल्स जो थे दे अपेयर टू रीबाउंड, एकदम जैसे वापस आ गई, रीबाउंड हो गई। So what was the conclusion? Conclusion में ये है कि most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle they pass through the gold foil without getting deflected. जो maximum particles थे वो atom के बीच में से निकल के चले गए, जैसे कि यहाँ हुआ, वो बीच में से निकल के चले गए maximum particles. Conclusion क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम, इनसाइड द एटम, वो एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी क्यों है, कैसे पता चला? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ उसमें। सेकेंड कंक्लूजन ये निकला कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, वेरी फ्यू, बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। अब वो डिफ्लेक्ट कब होंगे, डिफ्लेक्शन कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज कांटेक्ट में आएगा पॉजिटिव के। ओके, हीलियम डबली पॉजिटिव चार्ज है, तो जो एटम में पॉजिटिव चार्ज है वो इसका मतलब है बहुत ही छोटी सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, बिकॉज ऐसे डिफ्लेक्शन बहुत कम थे, पॉजिटिव के कांटेक्ट से जो डिफ्लेक्शन होना था बहुत कम था। थर्ड ये है कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो थे बहुत ही कम, वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब ऑलमोस्ट रिबाउंड जो हुए, वो बहुत ही छोटा फ्रैक्शन था। इसका ये मतलब है कि ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ गोल्ड एटम, पूरा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में, बहुत ही छोटी जगह पे विद इन दी एटम। दीज आर द 3 टाइप, एक तो जो पास हो गए, दूसरे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, एंड तीसरे जो रीबाउंड हो गए। सो इस कंक्लूजन के बेसिस पे, इस एक्सपेरिमेंट से जो निकल के आया, रदरफोर्ड ने कहा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। एटम का न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट है वो 10⁵ टाइम्स छोटा है देन द रेडियस ऑफ एटम। एंड जो न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड ने दिया उसके फॉलोइंग फीचर्स थे। नंबर 1, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम में जिसे न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और नियरली पूरा मास जो है एटम का दैट रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है जहां पे ऑलमोस्ट पूरा मास है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में, एक पाथ में ऑर्बिट के बारे में हम अभी फर्दर जानेंगे। ऑर्बिट क्या होते हैं? एक वेल डिफाइंड पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियस की साइज है, जो न्यूक्लियस का साइज है ये बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो ओवरऑल जो फीचर्स जो है मॉडल में निकल के आए उसने बात की न्यूक्लियस की। एक तो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसे न्यूक्लियस बोला गया, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा मास होता है एटम का, एंड इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है फिक्स डिफाइंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और इस न्यूक्लियस का साइज जो है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। सो व्हाट वर द ड्रॉबैक्स? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, एक एटम है एंड उसके सेंटर में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है। दिस इज द रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग उसने ये बात की। एंड इस न्यूक्लियस के आसपास एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो
तो अगर ऐसा होगा, जो ऑर्बिटल रेवोल्यूशन होगी, एक चार्ज पार्टिकल जब भी रिवॉल्व करेगा वो एक्सेलरेट करेगा, एंड एक्सेलरेशन के टाइम पे वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एंड जब भी एनर्जी रेडिएट होती है तो लॉस ऑफ एनर्जी होती है, एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इतनी एनर्जी रेडिएट हो जाएगी, इतना लॉस हो जाएगा एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। एंड इस कंसेप्ट से तो कोई भी एटम स्टेबल नहीं होगा, isn't it? एंड हमने पढ़ा है मैटर, ऑल मैटर्स दे आर मेड अप ऑफ एटम। इसका ये मतलब है एटम्स जो है वो हाईली अनस्टेबल हैं। अगर एटम अनस्टेबल है तो मैटर भी अनस्टेबल होगा, तो कोई भी मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। बट हमें पता है मैटर्स दे डू एग्जिस्ट। तो ये मॉडल इस बात को कंफर्म नहीं कर पाया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आसपास स्टेबली मूव कर रहे हैं एक न्यूक्लियस के। सो फर्दर इन चीजों को डिफाइन करने के लिए एक मॉडल आया, बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस जो रेज हुए थे रदरफोर्ड मॉडल में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोहर ने एक मॉडल दिया जिसके पोस्टुलेट्स ये हैं। नंबर 1 है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कि एक एटम में सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स, जिसे हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो ही अलाउड होते हैं इनसाइड द एटम। डिस्क्रीट मतलब अलग से कुछ ऑर्बिट्स हैं, जिन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये जो बात है कि रदरफोर्ड मॉडल में जो था बात कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द ऑर्बिट, एंड जब भी वो फर्दर कंसेप्ट प्रूव किया गया कि जब भी वो रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, मतलब एनर्जी लूज करेंगे, एंड फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम्स जो होगा इसका मतलब अनस्टेबल होते हैं। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने कहा कि इन ऑर्बिट्स में, ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एंड दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन दीज ऑर्बिट्स। एंड फर्दर ऑर्बिट्स और शेल्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लेटर KLMN। ये लर्न करने की बात है दैट दे आर नोन एज एनर्जी लेवल। KLMN से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाय द नंबर 1 2 3 4 लेवल्स, जिसे हम फर्दर इस डायग्राम में देखते हैं। लाइक दिस इज न्यूक्लियस। तो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। ओके, सो ये मॉडल जो है ये बोहर ने मॉडल दिया, नील्स बोहर ने। नील्स बोहर कौन थे? अगर नील्स बोहर, he got the Nobel Prize for his work, ये नील्स बोहर है, on the structure of atom in 1922, and among the Professor Bohr's numerous writing जो 3 अपेयर हुई बुक में, they were the theory of spectra and atomic constitution, atomic theory and the description of nature. So he is the Niels Bohr। इसी तरह हमने रदरफोर्ड की बात की थी, he is Rutherford, E. Rutherford। He was known as the father of nuclear physics। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला गया, एंड इनके फेमस वर्क में वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी है एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो इन्होंने गोल्ड एक्सपेरिमेंट किया था उसमें से हमने न्यूक्लियस की बात निकल के आई थी, यही इन्होंने डिस्कवर किया था, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1908। ही इज ई रदरफोर्ड। कुछ क्वेश्चंस है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड कि थॉमसन मॉडल क्या है। ये हमने एक्सप्लेन किया था कि थॉमसन मॉडल में एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, पॉजिटिव स्फेरिकल क्लाउड और पॉजिटिव चार्ज, एंड उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। ये थॉमसन ने मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने। एंड ये पॉजिटिव जितना मैग्नीट्यूड होता है उतना ही नेगेटिव मैग्नीट्यूड होता है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये थॉमसन ने कहा था। ये हमने पार्ट 1 में इसी चैप्टर के वीडियो में पढ़ा था।
On the basis of Rutherford model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? So पीछे हमने पढ़ा है protons जो हैं they are present in the nucleus of an atom. ये Rutherford model of an atom में subatomic particle की बात की. Next है ड्रॉ एंड स्केच बोहो मॉडल ऑफ एन एटम. ये अभी पीछे ही हमने 3 शेल्स है तो सर्कल ड्रॉ करके न्यूक्लियस के बाद 3 ऑर्बिट्स आपने बनाने हैं. KLMN से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो 3 ऑर्बिट्स के लिए KLM तक होगा. सो दैट इज ड्रॉ अ स्केच. जो स्केच है वो बन जाएगा. व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? Other than gold हम लेंगे अगर तो कोई चेंज नहीं आएगा ऑब्जर्वेशन में. बात होगी उस मेटल का फॉयल बनाने में. गोल्ड हमने लिया था क्योंकि ये मेलेबल होता है. मेलेबल होता है मतलब बीट करके हम इसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली. इसीलिए हमने गोल्ड लिया. हमें थिन फॉयल चाहिए था तो इजी था गोल्ड का फॉयल बनाना. लेकिन बाकी मेटल्स का फॉयल बनाना डिफिकल्ट है. ये काफी मेलेबल होता है गोल्ड. दैट्स वाई इसको यूज किया गया है. अदरवाइज अगर आपको फॉयल मिलता है दूसरे मेटल का एंड यू डू द सेम एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप उस पर करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. सेम ऑब्जर्वेशंस रहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रॉन्स की. न्यूट्रॉन्स ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है. ये डिस्कवर हुआ 1932 में एंड इसे डिस्कवर किया गया जे चैडविक ने. ही डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका कोई चार्ज नहीं था. इट हैड नो चार्ज एंड अ मास, एंड इसका मास जो था वो नियरली इक्वल था प्रोटॉन के. तो ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं था. ये न्यूट्रल है. एंड फॉर न्यूट्रॉन एंड फॉर न्यूट्रल इसका मास जो है इट वाज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड इसको नेम दिया गया न्यूट्रॉन. न्यूट्रल न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में सभी एटम्स के एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में नहीं होता. बाकी सभी एटम्स में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है N से. जो मास होता है एटम का, therefore it is given by the sum of the masses of protons and neutrons, because maximum mass जो एक एटम का होता है हमने पिछले एक्सपेरिमेंट्स में देखा था वो बोला गया कि न्यूक्लियस में होता है. एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं. ये चैडविक ने डिस्कवर किया. अभी तक यही था. 2 सब एटॉमिक पार्टिकल की बात पता थी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है. तो यहाँ पे ये डिस्कवर हुआ कि प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है. सो देयरफॉर एक एटम का मास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो दिस वाज अबाउट द पार्टिकल न्यूट्रॉन्स. फर्दर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. वो तो हमने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नंबर 2, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u and 2 protons in its nucleus. How many neutron does it have? So helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? तो 2 protons हैं. 2 protons का mass will be 2u, and if we subtract from 4u minus 2u, that is equal to 2u. So how many neutrons are there? As the mass is equal to that of protons, it will have 2 neutrons. This was all for this part of this chapter. हम फर्दर आगे कंप्लीट करेंगे रिगार्डिंग किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्बिट्स में. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाउ इलेक्ट्रॉन्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, in our next part. Thank you very much.